हेलो बच्चों, ये इलास्टिसिटी पे बेस्ड सेकेंड लेक्चर है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है ना, उसको स्टार्ट किया था और शुरुआत में हमने इलास्टिसिटी शुरू करी थी। तो फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। आई होप आपने उसको देख लिया होगा और कर लिया होगा और यूजफुल भी होगा आपके लिए। और उसी का जो रिमेनिंग पोर्शन है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि फिर सेकेंड लेक्चर भी लाऊंगा और इसी सीरीज में आगे वाले टॉपिक भी कंप्लीट करूँगा। तो उसी में इलास्टिसिटी का सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बहुत डिटेल में कुछ बताना नहीं है, बेसिक बातें सब मैं फर्स्ट क्लास में बता दिया था। लेकिन याद हो बच्चों ना, तो फर्स्ट वाले लेक्चर के लास्ट में एक सवाल दिया था मैंने और ये बोला था कि इसको अटेम्प्ट कर लेना, उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सवाल को डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था, उसके बाद आगे देखते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन था ना, इस तरीके का एक वायर दे रखा था। इस एंड पे इस वायर की रेडियस दे रखा था ए है। इस तरीके का ये वायर है। यहाँ की रेडियस दिया था बच्चों ए और यहाँ का भी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही था। इसकी रेडियस जो थी ना, वो दे रखा था बी है। इसकी लेंथ दे रखा है टोटल वायर की एल है। यंग्स मॉडुलस दे रखा है वाई है। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट का फोर्स एग्जर्ट करते हो ना, इधर लगने वाला फोर्स एफ है, इधर भी लगने वाला फोर्स एफ है, तो हमें बताना था कि इसमें कितना एलोंगेशन होगा। फिर से वही सेम कहानी, दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा। और अगर रिजल्टेंट जीरो है ना, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा वायर, और इक्विलिब्रियम में होने का मतलब इसके हर एक क्रॉस सेक्शन पे वायर के हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम आएगी। एक इन्फॉर्मेशन और है कि रेडियस ए से इंक्रीज होकर बी हो गई और रेडियस में जो इंक्रीमेंट है ना, जो रेडियस चेंज हो रही है, वो लेंथ के रिस्पेक्ट में लीनियरली वेरी करती है। तब यहाँ पे क्या होगा, फिर से फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंशन आएगा, इंटरनल फोर्स आएगा, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, एलोंगेशन आएगा। तो जब सबसे बेसिक इक्वेशन की अगर बात करो ना, तो सबसे बेसिक इक्वेशन होगा बच्चे, स्ट्रेस की वैल्यू होगी एफ बाई ए इक्वल टू आई इंटू स्ट्रेन होगा डेल्टा एल बाई एल। यहाँ से अगर आप डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट करो तो डेल्टा एल हो जाएगा बच्चे एफ इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए। इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज करने में प्रॉब्लम क्या आएगी कि एफ तो पता है, वायर के हर एक पॉइंट पे टेंशन एफ के इक्वल ही होगा, तो एफ तो मालूम है, वायर की टोटल लेंथ एल भी मालूम है, यंग्स मॉडुलस वाई भी दे रखा है। प्रॉब्लम आएगी एरिया में। जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करता जाएगा और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने की वजह से जो एरिया होगी पाई आर स्क्वायर, वो इंक्रीज करती जाएगी। मतलब यहाँ पे एरिया बच्चे वेरिएबल हो गई। और अगर एरिया वेरिएबल हो गए तो ये तो अब आप समझ चुके हो, डायरेक्ट फार्मूले से काम नहीं चलेगा, बेसिक से करना पड़ेगा, एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, एक एंड से इस एंड से एक्स डिस्टेंस पे जाओ, यहाँ से गए एक्स डिस्टेंस पे और dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। एक्स डिस्टेंस पे गए, dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर किया, इस एलिमेंट में कितना एलोंगेशन होगा ये कैलकुलेट करना होगा। और ये भी हमको पता है कि ये भी एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ पे ऐसे। तो dx एलिमेंट के लिए जो क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है ना, सर्कुलर पोर्शन की रेडियस, इस रेडियस को हमने एज्यूम कर लिया ये r है। तो यहाँ का इस एलिमेंट का अगर एलोंगेशन निकालना हो तो इस एलिमेंट के लिए ओरिजिनल लेंथ का काम करेगा dx। ऐसे कई सवाल हो चुके हैं, आई होप समझ पा रहे होगे। इस एलिमेंट के लिए ओरिजिनल लेंथ dx है, तो ओरिजिनल लेंथ l का काम करेगा dx। f तो रहेगा सेम। इस एलिमेंट की अगर बात करें तो टेंशन तो सेम ही रहेगा, f सेम रहेगा, l का काम करेगा एलिमेंट की लेंथ dx। y मालूम है a, एरिया का मतलब होगा एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, इसकी रेडियस स्मॉल r है तो एरिया होगी पाई आर स्क्वायर। और फिर से एलिमेंट की लेंथ dx बहुत स्मॉल है, जिसमें एलोंगेशन भी बहुत स्मॉल होगा, तो उस एलोंगेशन को चाहो तो dy ले लो, हमने डेल्टा यूज किया था तो d डेल्टा ले लिया। डेल्टा एलोंगेशन है, d लगाने का मतलब बहुत स्मॉल होगा। यहाँ पे अगर वैल्यू आप पुट करोगे ना, ये हो जाएगा बच्चे f, लेंथ का मतलब इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ होगी dx, तो आएगा f इंटू dx अपॉन होगा y इंटू एरिया, एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर होगा। अब सबसे पहले तो हमें इस सर्कुलर हिस्से की रेडियस r निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए निकालें कैसे, जब हम इस एंड से दूसरे एंड पे गए तो l लेंथ आगे गए, l लेंथ आगे जाने में रेडियस में होने वाला चेंज b माइनस ए, ए से रेडियस b हो गई तो चेंज आएगा b माइनस ए, यानी l लेंथ आगे जाने में रेडियस में चेंज आया है बच्चे b माइनस ए।
तो यूनिट लेंथ आगे जाने में कितना चेंज आएगा, b माइनस ए बाई एल। तो लेफ्ट वाले एंड से x डिस्टेंस हमें आगे जाना है जहाँ की रेडियस स्मॉल r है, तो x डिस्टेंस आगे जाने पे रेडियस में कितना चेंज आएगा, ये होगा बच्चे b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। इतना रेडियस में चेंज आएगा, इतनी रेडियस इंक्रीज कर जाएगी, लीनियर वेरिएशन है। तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में इतनी रेडियस इंक्रीज कर गई, पहले रेडियस थी कितनी a, तो टोटल अगर यहाँ की रेडियस अगर आप r लिखना चाहो ना, तो यहाँ की रेडियस a थी और यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में रेडियस इतने अमाउंट से इंक्रीज कर गई, तो इसको ऐड कर देंगे तो टोटल रेडियस आ जाएगी, ये होगा बच्चे b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। फिर से b माइनस ए बाई एल कॉन्स्टेंट होगा, इस कॉन्स्टेंट टर्म का नाम कुछ अल्फ़ा दे देते हैं, बाद में कैलकुलेशन ईजी करने के लिए नाम अल्फ़ा दे दिया, बाद में अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा बच्चे a प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स, ए प्लस अल्फ़ा एक्स हो गया। अब ये रेडियस अगर यहाँ की मालूम है तो इस रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो इस स्मॉल एलिमेंट का एलोंगेशन आ जाएगा बच्चे डी डेल्टा, इसकी वैल्यू होगी f इंटू डी एक्स अपॉन होगा y इंटू पाई आर स्क्वायर का मतलब a प्लस अल्फ़ा एक्स आएगा, ये होगा a प्लस अल्फ़ा एक्स का होल स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एलोंगेशन आएगा। लिमिट क्या होगी, इस एंड से लेके यहाँ तक जाना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, इसी को हमने रेफरेंस माना है। यहाँ पे है बच्चे x की वैल्यू 0, यहाँ पे पहुँचोगे तो l आगे जाओगे तो x की वैल्यू यहाँ पे l होगी, तो लिमिट आ जाएगी 0 टू l। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो ना तो डी डेल्टा, यह तो स्मॉल एलोंगेशन है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे टोटल एलोंगेशन डेल्टा इक्वल टू कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर करो, f कांस्टेंट, y कांस्टेंट, y कांस्टेंट, इन तीनों टर्म्स को बाहर किया तो f अपॉन वाई इंटू पाई कांस्टेंट बाहर हो गया। अब बच्चा dx अपन इस पूरे को x मान सकते हो, तो dx बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आयो, मैथ्स अच्छे से आप जानते होगे, मेरे से ज़्यादा ही जानते होगे मैथ्स। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे माइनस 1 बाई एक्स। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं समझा रहा हूँ, और x की जगह आएगा a प्लस अल्फ़ा एक्स, तो माइनस 1 अपॉन ए प्लस अल्फ़ा एक्स। लेकिन एक काम और बाकी रह गया, जो x का कोफिशिएंट अल्फ़ा होता है ना, उससे हम डिवाइड भी करते हैं, जिससे हम डिवाइड करेंगे बच्चे तो अल्फ़ा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा को मैं किनारे रख देता हूँ नीचे, 1 बाई अल्फ़ा। अब यहाँ पे जब लिमिट पुट करोगे तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट l है, यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, चाहो तो माइनस को पहले बाहर कर लो, कैलकुलेशन बाद में देख लेंगे, माइनस एफ अपॉन वाई इंटू पाई इंटू अल्फ़ा। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट l है तो यहाँ पे x की जगह l आएगा, तो 1 अपॉन ए प्लस अल्फ़ा इंटू एल, कैलकुलेशन देख लेना यार, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन ए बचेगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू हमको पता है b माइनस ए बाई एल है, तो अल्फ़ा की अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना तो ये हो जाएगा f अपॉन डेल्टा इक्वल टू माइनस एफ अपॉन पाई इंटू वाई इंटू एल। अल्फ़ा की जगह आएगा बच्चे b माइनस ए बाई एल, ये अल्फ़ा हो गया, इंटू 1 अपॉन यहाँ पे a प्लस बी इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे b की जगह माइनस एफ अपॉन वाई पाई एल 1 अपॉन ए प्लस अल्फ़ा इंटू एल है, माइनस 1 अपॉन ए प्लस अल्फ़ा इंटू एल है, तो 1 अपॉन ए प्लस अल्फ़ा इंटू एल, यहाँ पे पुट करेंगे बच्चे अल्फ़ा इंटू एल, तो एल को छोड़ दिया और अल्फ़ा की वैल्यू है b माइनस ए बाई एल, तो 1 अपॉन ए प्लस अल्फ़ा इंटू एल माइनस 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस 1 बाई ए। कैलकुलेशन देख लेना यार, एल ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा एफ इंटू एल अपॉन पाई वाई बी माइनस ए, इंटू आएगा बच्चे एल से एल गया, ए से ए गया, तो यहाँ बचेगा 1 बाई बी माइनस यहाँ पे आएगा 1 बाई ए, यहाँ पे माइनस भी था, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो यहाँ माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, इसकी वैल्यू होगी बच्चे एफ इंटू एल अपॉन पाई वाई बी माइनस ए, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, ये ऊपर b माइनस ए होगा, b माइनस ए से b माइनस ए गया, तो टोटल एलोंगेशन आएगा बच्चे f इंटू एल अपॉन पाई वाई ए इंटू बी, ये आंसर होगा।
आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिर से एक यूनिफॉर्म वायर है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इस टॉपिक में ज़रूरी है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वायर ले लिया, यूनिफॉर्म रॉड ले लिया, रॉड इलास्टिक है, और ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये रॉड इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसके लिए मास दे रखा है बच्चे, रॉड का m है, लेंथ l है, यंग्स मॉडुलस y है, और एरिया क्रॉस सेक्शन a है। फिर से जब रॉड रोटेट करेगा तो आज रोटेशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसमें टेंशन डेवलप होगा, टेंशन आएगा तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन, एलोंगेशन। तो सवाल फिर वही है, इस रॉड में कितना एलोंगेशन होगा। तो फिर से अब इतना आपको पता है ये रोटेशन के हिसाब से कि वायर के अलग अलग पॉइंट का टेंशन अलग अलग होगा। तो फिर से टेंशन वेरिएबल आ गया। एलोंगेशन निकालने के लिए जो बेसिक फार्मूला है वो यूज करना पड़ेगा बच्चे, स्ट्रेस यानी एफ अपॉन एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन यानी डेल्टा एल बाई एल। यहाँ से अगर आप डेल्टा एल कैलकुलेट करोगे ना तो यह आ जाएगा बच्चे एफ इंटू एल अपॉन वाई इंटू एरिया। यहाँ पे एफ का काम टेंशन करेगा तो डेल्टा एल हो जाएगा टेंशन इंटू लेंथ अपॉन वाई इंटू एरिया। अब इस सवाल को अगर या इस कंडीशन को देखो तो एल तो मालूम है, वायर की टोटल लेंथ मालूम है, यंग्स मॉडुलस वाई भी मालूम है, एरिया क्रॉस सेक्शन ये भी मालूम है। पता है प्रॉब्लम कहाँ पे है, टेंशन में। फिर से वायर के अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन अलग अलग है, डिफरेंट पॉइंट्स का टेंशन डिफरेंट है। तो इस इक्वेशन में टेंशन की वैल्यू क्या पुट करें नहीं डिसाइड कर सकते, यहाँ से यहाँ तक टेंशन की इनफाइनाइट वैल्यू जाएंगी। तो फिर से ये तो कंफर्म हो गया कि डायरेक्ट तो सॉल्व होने वाला नहीं है, और डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर से सेम प्रोसेस एलिमेंट लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया बच्चे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पे गए, फिर से वही पुरानी कहानी, dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर किया। अब इस एलिमेंट में कितना एलोंगेशन होगा वो निकालना पड़ेगा। अब हमारे लिए इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ dx है, तो इस इक्वेशन में l का काम कौन करेगा, dx। यंग्स मॉडुलस y रहेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन a रहेगा। अब यहाँ पे टेंशन कितना हुआ होगा ये निकालना पड़ेगा, वायर में कितना टेंशन डेवलप हुआ इस पोजीशन पे ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इस एलिमेंट की बात करें ना तो ये एलिमेंट बच्चे हमारा ऐसा है, इस एलिमेंट की लेंथ dx है। अब इस इक्वेशन में जो टेंशन होता है ना, किसी भी एक साइड का टेंशन ले सकते हो, तुम चाहो तो लेफ्ट वाले एंड का ले लो, तुम चाहो तो राइट वाले एंड का ले लो, बस डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। यहाँ की टेंशन ऐसे, राइट वाले की टेंशन ऐसे। इस इक्वेशन में कोई एक टेंशन ले लेंगे और किसी भी एक साइड का, और ये लेंथ बहुत स्मॉल है तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में एक्स में होने वाला चेंज नेग्लिजिबल है, तो टेंशन में होने वाला चेंज भी नेग्लिजिबल होगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस एलिमेंट के लिए हर एक पॉइंट पे टेंशन यूनिफॉर्म है। फिर बात आती है इस टेंशन की वैल्यू क्या रखें, क्योंकि एल का काम तो dx करेगा, अब टेंशन निकालना पड़ेगा। टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रॉड की एफडी बनानी पड़ेगी। बेसिक आपको पता है, वायर या रॉड के जिस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करना है ना, उस रॉड को वहीं से दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो यहीं से काट दिया। अब तुम्हारी मर्जी, या तो इस वाले हिस्से की एफडी बना लो या तो इस वाले हिस्से की एफडी बनाओ। अगर इस वाले हिस्से की, लेफ्ट वाले हिस्से की एफडी बनाओगे तो एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला जो एंड है यहाँ पे फिक्स अलग से फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा जिससे ये रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन से कनेक्टेड है। वो फोर्स अननोन है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और राइट वाले हिस्से की एफडी बनाओगे तो इस अलग से इस फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे लिए आसान रहेगा राइट वाले इस हिस्से की एफडी बनाना। आइयो रोटेशन के हिसाब से सारी चीज़ें तुम जानते होगे। तो राइट वाले हिस्से की एफडी अगर हम बनाते हैं ना तो एफडी आएगी बच्चे, यहाँ से ये डिस्टेंस x है, ये पीछे यहाँ तक ये रॉड है, ये रॉड ये ऐसे हो गई, ये लेंथ x है, टोटल लेंथ l है, तो रिमेनिंग लेंथ होगी बच्चे l माइनस एक्स। इतने हिस्से की लेंथ आ गई l माइनस एक्स। अब इसकी एफडी बनाओगे तो यहाँ पे अगर टेंशन फोर्स T है तो टेंशन फोर्स यहाँ पे लगा दिए, T हो गया। अब हमें क्या करना है, टेंशन निकालने के लिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉ यूज करना पड़ेगा। ये भी एक रॉड का हिस्सा है, ये भी, इसको भी एक रॉड बोल सकते हो। इस रॉड के लिए न्यूटन्स लॉ यूज करना है, मतलब एक रिजिड बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ यूज करना है। और ये रिजिड बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पे हमें न्यूटन्स लॉ यूज करना है बच्चे एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हों। जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए न्यूटन्स लॉ यूज करना होता है ना, तो उस केस में इक्वेशन यूज करते हैं बच्चे एफ एक्सटर्नल। सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है मास ऑफ द सिस्टम,
इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये न्यूटन्स लॉ इसके लिए यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जो हिस्सा है ना, इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन देखनी पड़ेगी, और सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालना आई होप आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो सेंटर ऑफ मास जस्ट इसका मिड पॉइंट होगा ऐसे, और ये जो सेंटर ऑफ मास है ना इस रॉड का, ये मिड पॉइंट पे होगा। टोटल लेंथ L माइनस एक्स है, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हाफ करना पड़ेगा। ये लेंथ आएगी बच्चे L माइनस एक्स बाई 2, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस एंड की डिस्टेंस है x। अब ये भी हमको पता है कि अगर ये पूरी रॉड प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो ये वाला हिस्सा भी इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा होगा, और प्योर रोटेशनल मोशन के केस में बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास भी सर्कल में घूम रहा होगा। तो ये इसके जो सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा वो होगा बच्चे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और इसके सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है ना, सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर पाथ की रेडियस वो होगी यहाँ से यहाँ तक r, और इसका सर्कुलर पाथ होगा बच्चे कुछ ऐसा। ये सेंटर ऑफ मास, इसका सर्कुलर पाथ ऐसा होगा, सेंटर यहाँ पे, रेडियस यहाँ पे r होगी। x में L माइनस एक्स बाई 2 को ऐड कर देंगे तो टोटल रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस हो जाएगी बच्चे x प्लस एल माइनस एक्स बाई 2, इसको अगर ऐड करते हो ना तो आ जाएगा L प्लस एक्स बाई 2। ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आ गई। इस r की वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा एरिया में। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करो ना, यहाँ पे सबसे पहले तो टेंशन निकालना पड़ेगा। रेडियस तो मालूम चल गई, ठीक है, लेकिन टेंशन निकालना है, ठीक है। रेडियस नहीं यार, यहाँ पे एरिया में रेडियस की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, एरिया तो हमको पता है। ये जो रेडियस काम आएगी यहाँ पे टेंशन निकालने के काम आएगी। यहाँ पे इस एरिया में रेडियस पुट करने की जरूरत नहीं है, ये तो एरिया हमको मालूम है ही। हमें टेंशन निकालने के लिए न्यूटन्स लॉ यूज करेंगे। वहाँ पे सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर पाथ की रेडियस r होगी, ठीक है। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस हिस्से पे, रॉड के इतने हिस्से पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स अकेला होगा टेंशन। ये आ गया बच्चे टेंशन T। मास ऑफ द सिस्टम, तो रॉड के इतने हिस्से का मास लेना पड़ेगा, तो L माइनस एक्स लेंथ का मास लेना पड़ेगा। हमको पता है बच्चे कि L लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास आएगा m बाई एल। आई होप अब ये तो तुम्हें याद हो गया होगा। तो L माइनस एक्स लेंथ का मास आएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ये इतने हिस्से का मास हो गया m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम का मास हो जाएगा बच्चे m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ये मास हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहा है और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, अल्फा जीरो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बचेगा बच्चे नॉर्मल या सेंट्रीपिटल जिसको बोलते हो। तो सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर पाथ का सेंटर अगर यहाँ पे है तो इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऐसे, और इस नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है बच्चे r इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को लिखने में ये रेडियस काम आएगी। तो नेट फोर्स की वैल्यू हो गई, मास ऑफ द सिस्टम हो गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो सेंटर ऑफ मास के पास नॉर्मल एक्सेलरेशन है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है r इंटू ओमेगा स्क्वायर, और r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो गया r इंटू ओमेगा स्क्वायर। r की वैल्यू पुट करेंगे बच्चे यहाँ से L प्लस एक्स बाई 2। यहाँ से अगर रेडियस की वैल्यू पुट करो ना तो ये आ जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू रेडियस हो जाएगा बच्चे L प्लस एक्स बाई 2 इंटू आएगा ओमेगा स्क्वायर। ये L माइनस एक्स से L प्लस एक्स है तो L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर और अरेंज करो ना तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m बाई एल, m बाई एल 2 भी आएगा, ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2l इंटू एल माइनस एक्स इंटू एल प्लस एक्स, तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इंटू हो जाएगा बच्चे यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस आएगा एक्स स्क्वायर। ये टेंशन आ गया। अब इस टेंशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब ये इक्वेशन लिखोगे ना डेल्टा एल, अब डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल की जगह क्या पुट करेंगे, एलिमेंट बहुत स्मॉल है, इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ dx है, तो स्मॉल एलिमेंट में एलोंगेशन बहुत स्मॉल होगा, और अगर इसका एलोंगेशन बहुत स्मॉल है तो डेल्टा एल को लिख दिया बच्चे डी डेल्टा इक्वल टू टेंशन। टेंशन की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है, यहाँ पे से टेंशन पुट करेंगे टी की जगह, टी की जगह आएगा ये, तो m
इंटू ओमेगा स्क्वायर, नीचे आएगा 12 इंटू आएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ नीचे y इंटू ए भी है तो नीचे आ जाएगा बच्चे y इंटू ए इंटू एल। एल का मतलब एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ का काम कौन करेगा, dx, तो इंटू हो जाएगा बच्चे dx, ये dx आएगा, ये इक्वेशन बनेगा। इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो तो टोटल एलोंगेशन आ जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं ना, दोनों साइड का कर दिया इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर कर दिया, एम ओमेगा स्क्वायर बाई 12 ये कांस्टेंट है बाहर किया, इस वाले टर्म को इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये रेफरेंस माना है तो यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू l होगी, तो लिमिट होगी बच्चे 0 टू l। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, ये चेंज कर देते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर बाई 12 ये यहाँ पे हो जाएगा बच्चे एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l/a, इंटीग्रेशन आप था एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू था dx, लिमिट है 0 टू l, डी डेल्टा का एलोंगेशन इंटीग्रेशन डेल्टा हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना यार, एम ओमेगा स्क्वायर बाई 12 एम ओमेगा स्क्वायर बाई 12 एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 टू l, यह आ गया एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 टू l। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l/a, एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एल स्क्वायर के साथ 1 है तो dx के यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे x आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा बच्चे x³ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो आएगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l/a, यहाँ पे x की जगह l पुट करेंगे अपर लिमिट तो आएगा l³ माइनस x की जगह l पुट करेंगे तो l³/3 माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 आएगा तो ये 0 बन जाएगा, l³ माइनस l³/3 ये आएगा 12l³/3, 2 से 2 गया तो फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेशन देख लेना यार, एम ओमेगा स्क्वायर ऊपर l³ है नीचे l है तो यहाँ पे आएगा l स्क्वायर, ऊपर 2 से 2 गया तो नीचे 3 बचेगा, l तो गायब हो चुका है, l को यहाँ से हटा देंगे, l तो l³ से गायब गया तो यहाँ पे बचेगा y इंटू ये टोटल एलोंगेशन होगा, ये आंसर है। आई होप कुछ अच्छे सवाल हैं, ये समझ में आ गया होगा। ये तो थे कैलकुलेशन एलोंगेशन के, यानी अगर फोर्स लगा हुआ है तो कितना एलोंगेशन होगा, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा। इसी में थोड़ा सा अगर और समझना चाहो ना तो इसको समझने के लिए एक पॉइंट है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमको पता होनी चाहिए। समझने के लिए क्या किया बच्चे, इलास्टिक वायर तो छोड़ो, इलास्टिसिटी तो छोड़ो, अपने पास मान लो एक स्प्रिंग है, पहले स्प्रिंग से समझते हैं फिर इलास्टिसिटी पे आएंगे। इस स्प्रिंग की अपनी कुछ न कुछ नेचुरल लेंथ होती है, हमने क्या किया इस एंड पे फोर्स लगाया, जब आप फोर्स लगा के खींचोगे ना तो स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, NLP यानी नेचुरल लेंथ पोजीशन, ये ले लिया नेचुरल लेंथ पोजीशन, NLP मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, यानी ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है, जहाँ तक ना तो कोई एलोंगेशन होता है ना तो कॉम्प्रेशन। हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ, स्प्रिंग का एलोंगेशन ले लिया बच्चे x है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k है ना तो स्प्रिंग फोर्स F की वैल्यू होती है k इंटू एक्स हो गया। अब एलोंगेशन को तुम चाहे x बोलो या डेल्टा l बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा बच्चे k इंटू डेल्टा l, एलोंगेशन इन स्प्रिंग, k कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा l हो गया, यानी जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना स्प्रिंग के खुद के एलोंगेशन के प्रोपोर्शनल होता है, NLP से एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन हुआ है। अब स्प्रिंग की जगह पे क्या किया हमने, एक इलास्टिक वायर ला दिया, यहाँ पे बच्चे एक इलास्टिक वायर जिसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मौजूद है, इसकी जो नेचुरल लेंथ है या ओरिजिनल लेंथ है वो l है, यंग्स मॉडुलस y है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, एक एंड को हमने कर दिया फिक्स, एक एंड को फिक्स किया, ये ओरिजिनल लेंथ थी, यहाँ पे फोर्स लगा के आगे पुल करना शुरू किया, जब फोर्स लगा के खींचोगे ना तो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, सेम कहानी, इसमें एलोंगेशन होगा। तो फोर्स लगा के अगर हमने इसको खींचा तो इस वायर में या इस इलास्टिक रॉड में कुछ न कुछ एलोंगेशन हो गया, लगने वाला फोर्स F है, ये ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो एलोंगेशन हुआ वो एलोंगेशन मान लो बच्चे डेल्टा l है,
जहाँ पे इलास्टिसिटी की बात हो रही है तो इलास्टिसिटी के हिसाब से अगर सोचोगे तो जो स्ट्रेस होगा F/A इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन होगा बच्चे डेल्टा L/L। यहाँ से एक अगर राइट में ले जाओ ना तो F इक्वल टू हो जाएगा YA/L इंटू आएगा डेल्टा L। वाई यंग्स मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट, ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया। तो डेल्टा एल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो फोर्स है ना, दिस फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, क्योंकि ये वाला टर्म कांस्टेंट है। तो अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो या इस फोर्स को स्प्रिंग के फोर्स से कंपेयर करो, स्प्रिंग पे फोर्स लगाया तो यहाँ भी एलोंगेशन हुआ, इलास्टिक वायर पे फोर्स लगाया तो यहाँ भी एलोंगेशन हुआ। स्प्रिंग फोर्स भी एलोंगेशन यानी डेल्टा एक्स के प्रोपोर्शनल है, यहाँ का फोर्स भी एलोंगेशन यानी डेल्टा एक्स के प्रोपोर्शनल है या डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल है। तो कुल मिला जुला के मैथमेटिकली दोनों का नेचर सिमिलर है। और जब दोनों का नेचर सिमिलर है तो दोनों को हम कैलकुलेट ये कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के मैथमेटिकल रिजल्ट भी सिमिलर आएंगे, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन सेम है, नेचर भी सेम आ रहा है, इनके रिजल्ट भी सिमिलर आएंगे। दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करो ना तो यहाँ पे एफ की वैल्यू है के इंटू डेल्टा एल, यहाँ पे एफ की वैल्यू है बच्चे YA/L इंटू डेल्टा एल। अगर दोनों को कंपेयर करते हो यहाँ एफ तो यहाँ पे एफ, यहाँ डेल्टा एल तो यहाँ पे डेल्टा एल, तो के की जगह आएगा YA/L। तो दोनों को अगर कंपेयर करते हो ना तो के हो जाएगा YA/L। इस के को बोला जाता है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ इलास्टिक वायर। दोनों को कंपेयर कर लिया, ये बोल दिया गया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, मतलब ज़रूरत पड़ने पे इलास्टिक वायर को स्प्रिंग में कन्वर्ट करके सवाल को लगा सकते हो। और इलास्टिक वायर को अगर स्प्रिंग में कन्वर्ट करोगे ना तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट लेना होगा वो होगा YA/L, इसे बोलेंगे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी अपने लिए अगर कोई इलास्टिक वायर है ना, अगर इलास्टिक वायर लेते हैं बच्चे, यहाँ पे एक इलास्टिक वायर है, यहाँ पे एक इलास्टिक वायर ले लिया, इस वायर की लेंथ L है, यंग्स मॉडुलस Y है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है। तो ज़रूरत पड़ने पे इस वायर को हम एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा बच्चे YA/L। सबसे बेसिक इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे अगर स्प्रिंग को अगर पुल किया तो स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ, तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, स्प्रिंग की खुद की पोटेंशियल एनर्जी जो खींचने की वजह से आई है ½ x²। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आती है तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि यहाँ पे खींचोगे तो यहाँ एलोंगेशन हो रहा है तो यहाँ भी एनर्जी स्टोर होगी। यहाँ की एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, यहाँ पे प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की है, तो जो एनर्जी आएगी उसे बोलेंगे बच्चे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमने इस वायर को फोर्स लगा के पुल किया, इसमें एलोंगेशन हुआ, तो यहाँ पे भी एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो सवाल आता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जैसे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सेम तरीके से ये जो के है ना, के का नाम आई होप लिख लेना, मैं लिखा नहीं हूँ, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ इलास्टिक वायर। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना इलास्टिक वायर की, इलास्टिक रॉड की, तो जो फार्मूला स्प्रिंग के लिए यूज करते थे सेम फार्मूला यहाँ भी यूज कर लेना, ½ kx²। हाँ, ये अलग बात है कि इलास्टिक वायर है तो कि इलास्टिक वायर का इक्विवेलेंट कांस्टेंट के लिख लेंगे। इलास्टिक वायर के लिए के की वैल्यू होती है बच्चे YA/L। एक्स क्या है, एलोंगेशन है या कॉम्प्रेशन है, तो एलोंगेशन का काम करेगा यहाँ पे वायर के केस में डेल्टा एल, तो x² यानी एलोंगेशन का स्क्वायर यानी डेल्टा एल का होल स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी यू आ गई। अब इसको अगर थोड़ा सॉल्व करो ना तो यू की वैल्यू हो जाएगी इलास्टिक वायर के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, ये हो जाएगा बच्चे 1/2। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं यार, y को छोड़ देना, ये डेल्टा एल का स्क्वायर है, एक डेल्टा एल को किनारे यहाँ पे ला दिया, नीचे कैपिटल एल है तो नीचे कैपिटल एल को रख लिया, यहाँ से y को रखा, एक डेल्टा एल को यहाँ पे रखा, यहाँ से l को रखा, यहाँ से बचा a, यहाँ का एक डेल्टा एल बच गया, यहाँ पे a इंटू डेल्टा एल को कर दिया किनारे। थोड़ा सा इसी इक्वेशन को अरेंज कर दिया, तो अगर इसको ध्यान से देखो तो हो जाएगा बच्चे 1/2। ये यंग्स मॉडुलस y है, डेल्टा L/L स्ट्रेन कहलाता है, ये कहलाएगा यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन क्या कहलाता है, स्ट्रेस। यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन कहलाएगा बच्चे स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया F/A इंटू हो जाएगा A इंटू डेल्टा एल। एरिया को एरिया खा गया,
अपने हिस्से में क्या आया, यहाँ पे एफ, यहाँ पे डेल्टा एल है, तो यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। यहाँ से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वायर की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या एलोंगेशन, एफ क्या फोर्स। इसको थोड़ा सा और अगर चेंज करना चाहो इक्वेशन को ना, इस एनर्जी को वायर की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, एनर्जी यू पर यूनिट वॉल्यूम वी, एनर्जी अपन वॉल्यूम हो गया, तो दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा बच्चे इक्वल टू 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ, वायर का वॉल्यूम है तो वायर की एरिया इंटू वायर की लेंथ हो जाएगी ए इंटू एल हो गया। इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करो ना तो एनर्जी अपन वॉल्यूम ये कहलाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1/2, एफ को एरिया के साथ ले लेते हैं तो एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल को एल के साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा बच्चे डेल्टा एल बाई एल। अब एफ बाई ए क्या कहलाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस हो गया, डेल्टा एल बाई एल क्या कहलाएगा, स्ट्रेन। तो कुल मिला जुला के एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हो जाएगा बच्चे 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू हो जाएगा स्ट्रेन, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये आएगा। स्मॉल चेंजेस के लिए टोटल वॉल्यूम तो टोटल एनर्जी, स्मॉल वॉल्यूम तो स्मॉल एनर्जी, तो यू बाई वी लिखो या डी यू बाई डी वी इसी को लिख सकते हो। स्मॉल वॉल्यूम की एनर्जी स्मॉल होगी, टोटल वॉल्यूम की एनर्जी टोटल होगी, तो डी यू बाई डी वी भी लिख सकते हैं, ये होगा बच्चे 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू आएगा स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये भी रिजल्ट है, अपने को याद होना चाहिए ये डी यू बाई डी वी। और डी यू बाई डी वी जो है ना एनर्जी अपन वॉल्यूम है, इसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका दूसरा नाम है बच्चे एनर्जी डेंसिटी। डी यू बाई डी वी कहलाता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये कहलाएगा एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया, ये टोटल एनर्जी आ गया। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और अगर चेंज करो ना तो हमको पता है कि जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस उसकी वैल्यू होती है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यहाँ पे अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू लिखो तो स्ट्रेस होता है बच्चे, स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अगर यहाँ से स्ट्रेन कैलकुलेट करो ना तो स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी बच्चे स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। इस स्ट्रेन की वैल्यू पिछले वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस स्ट्रेन की वैल्यू अगर पिछले वाले इक्वेशन में पुट करोगे ना तो एनर्जी डेंसिटी डी यू बाई डी वी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये था बच्चे 1/2, यहाँ पे था स्ट्रेस इनटू था स्ट्रेन, और स्ट्रेन की जगह पुट करेंगे स्ट्रेस बाई वाई, ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस बाई वाई होगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेस मिलकर स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एनर्जी डेंसिटी का एक और फार्मूला आ जाएगा डी यू बाई डी वी इक्वल टू स्ट्रेस का स्क्वायर, ऊपर आएगा बच्चों स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा 2 टाइम्स वाई। तो एनर्जी डेंसिटी का एक और फार्मूला आ गया स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स वाई। अरे बात हमको पता है कि वाई तो कांस्टेंट है, इसके अलावा जो स्ट्रेस है ना ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है, तो अगर स्ट्रेस पॉइंट की प्रॉपर्टी है, एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है, तो ये जो डी यू बाई डी वी एनर्जी डेंसिटी है ना ये भी पॉइंट की ही प्रॉपर्टी होगा। मतलब एक ही वायर एक ही रॉड के अलग अलग पॉइंट पे डी यू बाई डी वी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। आई समझ में आ गया होगा। ये रही एनर्जी डेंसिटी की कहानी। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं, हमको इतना तो पता है कि इलास्टिक वायर है, तो इलास्टिक वायर को स्प्रिंग बना सकते हो। एक ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक का मास m है, ये मासलेस इलास्टिक वायर है, ये बच्चे मासलेस इलास्टिक वायर, यंग्स मॉडुलस y है, लेंथ l है, एरिया क्रॉस सेक्शन a है। अगर यहाँ पे स्प्रिंग होती और इस ब्लॉक को हल्का सा वर्टिकल डायरेक्शन में पुल करके छोड़ देते तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक ऑसिलेट करता। तो जो काम स्प्रिंग के साथ होता है ना वही काम इलास्टिक वायर के साथ भी होगा। अगर इसको हल्का सा खींच के छोड़ा तो इसमें एलोंगेशन होगा, तो ये ब्लॉक ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो हमें बताना है कि इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो हमको पता है कि इलास्टिक वायर है, तो इलास्टिक वायर का सवाल पूछा गया है, ऑसिलेशन वर्टिकल हो रहा है ऐसे, तो इस वायर को स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दो।
तब इलास्टिक वायर भूल जाना बच्चे, इसको बना देना स्प्रिंग। स्प्रिंग ब्लॉक का मास सेम। फिर बात आती है कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, के। इसके पहले देखा था इस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आती है बच्चे YA/L। अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बन गया, और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऑसिलेशन या SHM का टाइम पीरियड होता है T = 2π√m/k। SHM में पढ़ा होगा ये सब। के की वैल्यू 2π√m/k, के की जगह पुट करेंगे YA/L, तो ये हो जाएगा बच्चे YA/L, तो L चला जाएगा ऊपर। तो इस ब्लॉक के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ गया। और यही नहीं है, का सवाल अगर और करना चाहो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चे, एक वायर लिया, एक वायर को और कनेक्ट किया, इस एंड को फिक्स कर दिया, यहाँ पे ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक का मास m है, पहले वाले वायर की लेंथ L1, यंग्स मॉडुलस Y1, एरिया क्रॉस सेक्शन A1, दूसरे वाले वायर की लेंथ L2, यंग्स मॉडुलस Y2, एरिया क्रॉस सेक्शन A2। दोनों इलास्टिक वायर हैं, एक साथ जोड़ दिया दोनों को। फिर से वही कहानी, इस ब्लॉक को वर्टिकल डायरेक्शन में हल्का सा पुल करके छोड़ा, ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। तो फिर से सवाल वही है, किस ब्लॉक के ऑसिलेशन का या SHM का टाइम पीरियड क्या होगा। फिर से सेम कहानी, इलास्टिक वायर को कन्वर्ट कर देना स्प्रिंग में। तो अगर इस इलास्टिक वायर को आप स्प्रिंग में कन्वर्ट करते हो ना, तब यहाँ पे 2 वायर हैं तो 2 स्प्रिंग बनेंगी। तो 2 स्प्रिंग ले लिया, नीचे ले लिया ब्लॉक, ब्लॉक का मास हो गया m, इस एंड को फिक्स कर दिया। या फर्स्ट वायर है तो फर्स्ट जो स्प्रिंग बनेंगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 होगा। फिर बात आती है K1 कितना होगा, तो Y यानी Y1 × A1/L1, YA/L होता है, तो Y1 A1/L1। सेम तरीके से दूसरे वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, तो K2 ले लिया, ये होगा बच्चे फिर से YA/L, तो यानी Y2 × होगा A2 अपॉन इसकी लेंथ क्या हो गई L2। अब सवाल ये था, बन गया ये। 2 स्प्रिंग है, ध्यान से देखो तो दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे इन दोनों को हटाएंगे बच्चे, और इन दोनों की जगह इक्विवेलेंट लाएंगे इन दोनों का। यहाँ पे एक स्प्रिंग ला दिया, इस स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा कि इक्विवेलेंट। अब आगे दोनों स्प्रिंग ध्यान से देखो तो सीरीज में, ये सब कहानी आपको आती होगी। और अगर दोनों सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है बच्चे 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस आएगा 1/K2। K1 और K2 मालूम है, Y1 A1/L1, Y2 A2/L1, तो यहाँ से K इक्विवेलेंट आ गया। कैलकुलेशन कर लेना यार, ठीक ना। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ से अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे ना, तो टाइम पीरियड आएगा 2π√m/K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ब्लॉक के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा। आई होप समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ये तो एक एप्लीकेशन ऐसे था, ऐसे सवाल आते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है एनर्जी से रिलेटेड। क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। यहाँ पे सीलिंग ले लिया, छत ले लिया, इलास्टिक वायर है, ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक का मास m है। ये वायर मासलेस है, जब तक इसके मास के बारे में बात ना की जाए ना, तो ये मासलेस लेंगे। लेंथ L है, यंग्स मॉडुलस Y है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है। इस वायर की एरिया क्रॉस सेक्शन A हमें बताना है बच्चों कि अगर यहाँ पे ब्लॉक है तो कंफर्म इसमें टेंशन आएगी, और ये वायर मासलेस है तो हर जगह टेंशन सेम होगा। टेंशन सेम होगा, एरिया भी हर जगह यूनिफॉर्म है, तो स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो सवाल ये है कि इसमें कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो अपने पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी ना, उसके 2 फार्मूले हमने देखे थे। पहला फार्मूला था स्ट्रेस का स्क्वायर बाय 2y। पहला फार्मूला तो ये था 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और जो दूसरा वाला रिजल्ट था उस वाले में था स्ट्रेस का स्क्वायर बाय 2y। तो चाहे पिछला वाला फार्मूला हो या दूसरा वाला, ये वाला स्ट्रेस तो दोनों में ही है, लेकिन जो दूसरा वाला ये वाला फार्मूला है ना, इसमें स्ट्रेस के अलावा स्ट्रेन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इससे इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा वाला फार्मूला है ये यूज करना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इसको यूज करने में सिर्फ स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, और पिछले वाले में स्ट्रेस के अलावा स्ट्रेन भी निकालना पड़ेगा। तो क्यों 2 चीज़ों का कैलकुलेशन करें, सबसे अच्छा स्ट्रेस निकालो, इस फार्मूले का यूज करो और आंसर निकालो। किसका यूज कर लेंगे, तो हमारे पास जो सवाल दे रखा है ना, इस सवाल में यूनिफॉर्म वायर, लेंथ L, यंग्स मॉडुलस Y, एरिया क्रॉस सेक्शन A, ब्लॉक का मास m है। सवाल में पूछा गया कि इसमें कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास जो इक्वेशन है ना, एनर्जी डेंसिटी होती है बच्चे du/dv इक्वल टू आएगा स्ट्रेस का स्क्वायर,
अपॉन होगा 2 टाइम्स वाई। तो हर जगह टेंशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, तो स्ट्रेस कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो डी यू बाई डी वी लिखो या टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम लिखो, आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पे पहले स्ट्रेस निकालेंगे, स्ट्रेस के लिए टेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस ब्लॉक की एफपीडी बनाया, ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स टी, नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में होगा, और ये टेंशन इस एम जी को बैलेंस करेगा, तो टेंशन हो गया बच्चे एम जी। अगर यहाँ पे स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे ना, तो स्ट्रेस की वैल्यू होगी टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन हो जाएगा एम जी अपॉन एरिया। अब इस स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब चाहे डी यू बाई डी वी लिखो या टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम लिखो, बात तो एक ही है क्योंकि स्ट्रेस कांस्टेंट है। तो ये टर्म कांस्टेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट की एनर्जी अपॉन उसका वॉल्यूम या टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो डायरेक्ट लिख लिया टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्क्वायर करेंगे, तो स्ट्रेस की जगह आएगा बच्चे एम जी बाई एरिया का होल स्क्वायर अपॉन होगा 2 टाइम्स वाई। बस इस वॉल्यूम को राइट में लेके चले जाओ, तो एनर्जी की जो वैल्यू है ना, एनर्जी आ जाएगी बच्चे U इक्वल टू, ये एम जी का होल स्क्वायर बनेगा, नीचे ए स्क्वायर आएगा, ये आएगा एम जी का होल स्क्वायर अपॉन 2y इंटू ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम राइट में जाएगा, और ये वायर का यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वायर का वॉल्यूम होगा बच्चे वायर की एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे एक एरिया तो कैंसिल हो गई, तो फाइनल आंसर हो जाएगा टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी एम जी का होल स्क्वायर अपॉन 2y a, ऊपर क्या है L है तो इंटू L आएगा, ये आंसर होगा। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते हैं। यहाँ पे दे रखा है बच्चे एक यूनिफॉर्म रॉड है, इलास्टिक रॉड, इसको यहाँ से हैंग करा दिया, ये यहाँ से हैंग कर रही है, रॉड या वायर का टोटल मास m है, लेंथ L, यंग्स मॉडुलस y, एरिया क्रॉस सेक्शन A। तो एक सवाल किया था पिछले वाली क्लास में कि इसके अपने खुद के वेट की वजह से इसमें टेंशन डेवलप होगा, उस टेंशन की वजह से स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ एलोंगेशन भी होगा। तो हमें क्या करना है, इस वायर का एलोंगेशन कैलकुलेट करना है, वो तो हमने कर लिया था पहले ही। इस बार हमें क्या करना है, इस वायर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी कैलकुलेट करना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फिर से यही बेसिक फार्मूला एनर्जी डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा, डी यू बाई डी वी। जो डी यू बाई डी वी होती है बच्चे ना, ये एनर्जी डेंसिटी होती है स्ट्रेस का स्क्वायर, यही बेसिक फार्मूला यूज कर लिया, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स वाई। अब हमें पता है कि इस वायर के अलग अलग पॉइंट्स पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे टेंशन वेरिएबल है, और अगर ये टेंशन वेरिएबल है तो स्ट्रेस भी वेरिएबल होगा, क्योंकि स्ट्रेस होता है बच्चे इंटरनल फोर्स, यानी टेंशन अपॉन एरिया यहाँ पे होगा, टेंशन वेरिएबल तो स्ट्रेस वेरिएबल होगा। और अगर ये वेरिएबल हो गया तो ये तो कन्फर्म है कि डायरेक्ट फार्मूले से काम नहीं चलेगा, एलिमेंट लेके उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया बच्चे, वही जैसे एलोंगेशन कैलकुलेट करते समय एलिमेंट लिया था ना, सेम तरीके से यहाँ भी एलिमेंट लेंगे। ये जो लोअर एंड है, इस लोअर एंड से x डिस्टेंस पे गए, लोअर एंड से x डिस्टेंस पे गए, और यहाँ पे dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, इस एलिमेंट की लेंथ है बच्चे dx, और इस स्मॉल एलिमेंट में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो निकाल लो, उसी को इंटीग्रेट कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो इस एलिमेंट की एनर्जी अगर लिखनी है तो सबसे पहले इस एलिमेंट पे स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, स्ट्रेस निकालने के लिए यहाँ का टेंशन निकालना पड़ेगा। अगर ये अपना ये एलिमेंट है ना, ये dx लेंथ का, तो स्ट्रेस निकालने के लिए दोनों में से किसी एक साइड का टेंशन लेते हैं, तुम चाहो तो नीचे साइड का ले लो, तुम चाहो तो ऊपर साइड का ले लो, बस डायरेक्शन चेंज होगी, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। यहाँ का टेंशन निकालना पड़ेगा। टेंशन निकालने का तरीका पिछले वाले सवाल में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, नीचे वाले पोर्शन की एफपीडी बना लिया। नीचे वाले पोर्शन की अगर आप एफपीडी बनाओगे ना, तो नीचे वाला पोर्शन ये है बच्चे, इसकी लेंथ x है, यहाँ का अगर टेंशन t है तो ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स t, इसकी लेंथ x है, तो l लेंथ का टोटल मास m है, वही जैसे पिछले केस में किया था, तो यूनिट लेंथ का मास आएगा m/l। x लेंथ का मास निकालना है तो ये होगा बच्चे m/l इंटू एक्स।
तीसरे हिस्से का मास आ गया m/l इंटू एक्स। तो इस पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना वो होगा m/l इंटू एक्स इंटू जी, m इंटू जी हो गया। ये कन्फर्म है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इस वायर या रॉड का इतना हिस्सा भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो इस पर भी नेट फोर्स 0 आएगा। तो ये जो टेंशन है ना इसके mg को बैलेंस करेगा। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी m इंटू जी इंटू एक्स बाई एल। अब टेंशन आ गया तो इसको एरिया से डिवाइड करो तो स्ट्रेस आ जाएगा, तो वहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू पुट करेंगे। तब इस इक्वेशन का यूज करना होगा। तो एनर्जी डेंसिटी du/dv इक्वल टू स्ट्रेस का स्क्वायर यानी टेंशन अपॉन एरिया, स्ट्रेस कहलाएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा, अपॉन में होगा बच्चे 2 टाइम्स y। यहाँ से dv को राइट में ले जाएंगे, तो अगर dv को राइट में ले जाते हो ना तो du इक्वल टू, यहाँ पे टेंशन है तो टेंशन का स्क्वायर आएगा, तो ऊपर आएगा टी स्क्वायर, अपॉन होगा 2 इंटू वाई इंटू एरिया का स्क्वायर। dv को राइट में ले जाएंगे तो इंटू हो जाएगा dv हो गया। अब यहाँ से टेंशन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अगर यहाँ से टेंशन की वैल्यू पुट किया ना तो du इक्वल टू हो जाएगा 1/2y a का स्क्वायर। इसे छोड़ दो, ये mg/l का होल स्क्वायर आएगा, तो mg का स्क्वायर होगा, पूरे टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चे इंटू, यहीं पे लिख देता हूँ, mg का होल स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, l का भी स्क्वायर आएगा, तो नीचे आएगा बच्चे l का स्क्वायर इंटू यहाँ पे होगा x का स्क्वायर इंटू dv का मतलब इस एलिमेंट का वॉल्यूम लिखना होगा। एरिया मालूम है a है, लेंथ मालूम है dx है, तो वॉल्यूम होगा dv इक्वल टू एरिया a इंटू लेंथ dx। ये इस स्मॉल एलिमेंट की एनर्जी आ गई du। इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है तो दोनों साइड को किया इंटीग्रेट, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, कहाँ से कहाँ तक, लोअर एंड से लेके अपर एंड तक टोटल वायर की एनर्जी चाहिए, तो लिमिट हो जाएगी बच्चे 0 टू L आएगा। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हो ना तो du का इंटीग्रेशन होगा u, टोटल एनर्जी, mg का होल स्क्वायर कांस्टेंट, 2y a स्क्वायर l स्क्वायर कांस्टेंट, एक a गायब होगा तो नीचे a बचेगा, सारे कांस्टेंट को बाहर करना है यार। यहाँ पे बच्चे mg का होल स्क्वायर, इसको बाहर किया, अपॉन बचेगा 2y, एक a गायब हो गया तो ये बचा, इंटू l का स्क्वायर है, इंटू आएगा l स्क्वायर, इंटू यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन x³/3 आएगा, इंटीग्रेशन हो गया x³/3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l। यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ पे l³/3 बचेगा, 0 तो गायब हो जाएगा, तो ऊपर l³/3 आएगा, नीचे l स्क्वायर है तो ऊपर l बचेगा, और 3 और 2 मिलकर 6 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी बच्चे mg का होल स्क्वायर इंटू l अपॉन 6y एरिया। ये पूरे रॉड की टोटल एनर्जी होगी। ये तो पूरे की हो गई, जैसे पूरे में एलोंगेशन निकाला था वैसे पूरे की एनर्जी भी आ गई। लेकिन तुम्हें याद हो ना अगर तुम्हें याद हो पिछले वाले सवाल में, पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था टोटल एलोंगेशन अलग निकाला था, यहाँ पे टोटल एनर्जी आ गई। फिर अगर तुमसे कोई बोले सवाल में कि जो वायर का लोअर हाफ पोर्शन है, इस लोअर हाफ पोर्शन में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो सारा प्रोसेस सेम होगा। पता है क्या चेंज होगा, लिमिट। अगर पूरे की एनर्जी चाहिए तो लिमिट होगी 0 टू L, लोअर हाफ में चाहिए तो एनर्जी चाहिए तो लिमिट होगी 0 से L/2। तो बस मैं यहीं पे इंटीग्रेशन करके छोड़ देता हूँ, नाम दे दिया UN। बस यहीं पे लिमिट चेंज होगी बच्चे 0 टू L/2, बाकी कैलकुलेशन सिमिलर आएगा। तो बस मैं लिमिट लिख के छोड़ देता हूँ, आई होप तुम कैलकुलेशन कर लोगे। लोअर हाफ पोर्शन की एनर्जी के लिए लिमिट होगी 0 टू L/2, इसको इंटीग्रेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। और अगर ये बोले कि अपर हाफ पोर्शन ऑफ वायर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो लिमिट हो जाएगी L/2 से L तक, ठीक है ना। तो अपर हाफ पोर्शन की एनर्जी अगर U2 लिखेंगे तो बाकी कैलकुलेशन देख लेना, मैं लिमिट लिख के चेंज छोड़ देता हूँ, L/2 से L इंटीग्रेट कर देंगे तो अपर हाफ पोर्शन की भी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। ये तो इस वायर के केस में था। एक और सवाल है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो अपने पास बच्चे दे रखा है सवाल में फिर से एक यूनिफॉर्म वायर या यूनिफॉर्म इलास्टिक रॉड, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये जो सरफेस है ना फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, म्यू की वैल्यू है बच्चे 0। हमने क्या किया, इस वायर के या रॉड के इस पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिया F, एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया, और ये F कांस्टेंट है, कांस्टेंट ले लिया। रॉड का मास है बच्चे M, लेंथ L, यंग्स मॉडुलस Y, एरिया क्रॉस सेक्शन A। फिर से इस रॉड के पास मास है, रॉड एक्सिलरेटेड है तो इसमें टेंशन डेवलप होगा, इंटरनल फोर्स होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन, एलोंगेशन, तो एनर्जी भी आएगी। स्ट्रेस स्ट्रेन की अगर हम बात करेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे स्टोर होगी, आएगी। हमें बताना है उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। फिर से जैसे एलोंगेशन निकाला था पिछले वाले लेक्चर में, वैसे यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। और ये भी हमको पता है बच्चे कि इसमें अलग अलग पॉइंट पे टेंशन भी अलग अलग होगा, तो फिर से सेम कहानी, इक्वेशन यूज करना पड़ेगा सिमिलर। सबसे पहले तो इस रॉड का एक्सीलरेशन ए निकाल लो, राइट में ले लिया, न्यूटन्स लॉ यूज करेंगे तो नेट फोर्स पूरे रॉड के लिए मास टोटल एम है इंटू एक्सीलरेशन ए की वैल्यू होगी बच्चे F/m। कैलकुलेशन सिमिलर आएगा जैसे टेंशन निकाला था। यहाँ से क्या किया, जो लोअर वाला एंड है, ये लोअर ने लेफ्ट वाला एंड, यहाँ से इसको रेफरेंस मान लिया। रेफरेंस तो किसी को भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो इसको लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसको रेफरेंस लिया, मतलब यहाँ पे x 0 होगा, यहाँ से x डिस्टेंस पे गए, और फिर से बच्चे यहाँ पे dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस एलिमेंट में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो निकाल लो, उसी को इंटीग्रेट कर दो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, ये हमारे लिए एलिमेंट है, ये एलिमेंट ले लिया। अब इस एलिमेंट के लिए स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, तो चाहे यहाँ का ले लो या यहाँ का, दोनों तरफ टेंशन तो सिमिलर ही होगा। आपने इधर का ले लिया, इस साइड का टेंशन ले लिया T। तो जो एनर्जी डेंसिटी है, सबसे पहले तो टेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, टेंशन कैलकुलेट कर चुके, एक बार फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ का टेंशन निकालने के लिए जो वायर का पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसकी FD बना लो। इस वाले हिस्से की अगर FD बनाओगे ना, तो इस वायर के इतने हिस्से की लेंथ है बच्चे x, हॉरिजॉन्टल सरफेस, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, एक दूसरे को कैंसिल कर गए। यहाँ का टेंशन T एक्सटर्नल फोर्स होगा, अब ये फ्रॉम द सिस्टम लगेगा, तो ये ले लिया T। ये उसी रॉड का एक छोटा सा हिस्सा है, और अगर ये उसी रॉड का हिस्सा है तो ये भी इसी के साथ जा रहा होगा, तो जो एक्सीलरेशन इसका होगा वही इसका भी होगा। यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन a है ना, तो रॉड के इतने हिस्से का एक्सीलरेशन भी a होगा, a की वैल्यू F/m है। सबसे पहले तो एक्स लेंथ का मास निकालना पड़ेगा। अब ये मास तो कई बार निकाल चुके हो, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ये मास आएगा बच्चे m/l इंटू एक्स। इसके लिए न्यूटन्स लॉ यूज कर लेना। न्यूटन्स लॉ यूज करोगे तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स है बच्चे T, ये नेट फोर्स का काम करेगा। नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। इस एलिमेंट का मास, इस एलिमेंट का मास है m/l इंटू एक्स इंटू एक्सीलरेशन a। यहाँ से एक की वैल्यू पुट करेंगे, F/m आएगा, ये हो जाएगा m/l इंटू एक्स इंटू ए की जगह आ जाएगा F/m, m से m गया, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी F इंटू x/l। टेंशन आ गया तो एलिमेंट के लिए स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू टेंशन अपॉन एरिया होगी। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं यार, एनर्जी डेंसिटी du/dv, एनर्जी डेंसिटी होता है du/dv स्ट्रेस का स्क्वायर। स्ट्रेस का मतलब टेंशन अपॉन एरिया का होल स्क्वायर, तो स्ट्रेस का स्क्वायर हो गया स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2 टाइम्स y। इस dv को राइट में ले जाना, तो du इक्वल टू टेंशन का स्क्वायर, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे तो F इंटू x/l का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे T की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक ना, ये आएगा F स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन होगा L स्क्वायर। 2 पहले से ही है तो 2 भी आएगा, ये है तो ये का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू वाई इंटू ये dv राइट में जाएगा, ठीक ना। dv अगर राइट में जाता है तो वॉल्यूम, एलिमेंट का वॉल्यूम होगा एरिया a इंटू लेंथ dx, ये dv हो गया। इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। du को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, टोटल वायर की एनर्जी चाहिए तो 0 टू L आएगा। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे बच्चे, लिमिट लगाएंगे 0 टू, लिमिट हो जाएगी 0 टू L।
अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देना, तो डी यू का इंटीग्रेशन यू हो गया, यहाँ पे एफ स्क्वायर कॉन्स्टेंट पे किनारे किया, अपॉन ए के से ए गायब होगा, यहाँ पे बचेगा 2y a l स्क्वायर। देख लेना यार कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेट करोगे x³/3 आएगा, लिमिट पुट कर लेना l³/3, -0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, नीचे 2 और 3 मिलकर 6 हो जाएगा। ये एनर्जी आ गई। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह ही अगर हमसे कोई बोले कि इस वायर के लेफ्ट हाफ पोर्शन की कितनी एनर्जी होगी, तो लेफ्ट हाफ पोर्शन की लिमिट 0 से l/2, इसके राइट हाफ पोर्शन की एनर्जी बताओ, तो l/2 से l। आई होप अब ये काम कर लोगे, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तो थे सवाल कुछ जो एनर्जी पे बेस्ड थे, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इसी में एकाध कुछ चीज़ें और हैं, आई होप तुम्हें पता होंगी, मैथमेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बताता हूँ। फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज का नाम सुना होगा। स्मॉल चेंजेज के केस में अगर हम बात करें ना, मान लो अपने पास एक इक्वेशन है, z = दे रखा है बच्चे c x⁴a y⁴b। ये जो z है ना, x और y का फंक्शन है, a b एंड c कांस्टेंट हैं, a b और c कांस्टेंट है, x की पावर y की पावर b दोनों कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, z वेरिएबल है, x और y वेरिएबल हैं, यानी x और y को चेंज करोगे तो z भी चेंज होगा। तो अगर x में फ्रैक्शनल चेंज मालूम हो, y में फ्रैक्शनल चेंज मालूम हो, तो z में फ्रैक्शनल चेंज कितना होता है ये डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बेसिक्स पे जाना चाहो तो दोनों साइड का लॉग ले लो, हालांकि डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रखना होता है, लेकिन एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं कहाँ से आया। एक लाइन का है, ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरा मैथमेटिकल है यार। दोनों साइड का लॉग ले लेना, दोनों साइड का लॉग लोगे तो ये आएगा ln z, यहाँ पे कॉन्स्टेंट c है तो यहाँ पे आएगा ln c। ये मैथ्स बता रहा हूँ, तुमको ज़्यादा आता है, देख लेना। x⁴a है तो यहाँ पे आएगा बच्चे a ln x, y⁴b है तो प्लस हो जाएगा b ln y, ln z आ गया। इक्वेशन के दोनों साइड का सेल्फ डिफरेंशिएशन कर दो। सेल्फ डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें पता होगा, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ln z है तो 1/z आएगा, सेल्फ डिफरेंशिएशन करोगे तो dz/z आएगा। ln c ये पूरा टर्म कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा बच्चे 0, ये 0 बन गया, हट गया, प्लस a ln x का 1/x होगा, ऊपर dx भी आएगा तो dx/x होगा, प्लस b ln y, b कांस्टेंट है छोड़ दिया, ln y का 1/y, सेल्फ डिफरेंशिएशन है तो dy भी आएगा तो dy/y। तो dz/z इक्वल टू a इंटू dx/x प्लस b इंटू dy/y। dz क्या है, स्मॉल चेंज इन z, dx है स्मॉल चेंज इन x, dy का मतलब स्मॉल चेंज इन y। तो अगर स्मॉल चेंजेज की बात करो तो स्मॉल चेंज को dz लिखो या डेल्टा z लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बोल दिया कि स्मॉल चेंज है तो सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो dz को लिख सकते हो बच्चे डेल्टा z। डेल्टा z क्या है, dz है, मतलब स्मॉल चेंज इन z है, तो डेल्टा z/z इक्वल टू यहाँ पे बचेगा a, वैसे dx क्या बन जाएगा, डेल्टा x, x में स्मॉल चेंज बाई x प्लस b, dy का मतलब स्मॉल चेंज इन y यानी डेल्टा y/y। और इसको रिजल्ट की तरह याद रखना है, एज ए फार्मूला रट्टा नहीं मारना, प्रोसेस याद रखना है कि लिखा कैसे है। डेल्टा z/z का मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन z, डेल्टा x/x है फ्रैक्शनल चेंज इन x, डेल्टा y/y कहलाता है बच्चे फ्रैक्शनल चेंज इन y। तो अगर ये इक्वेशन पता है z इक्वल टू c x⁴a y⁴b, इस इक्वेशन को देख करके x और y में होने वाला चेंज अगर स्मॉल है तो z में होने वाला चेंज भी स्मॉल होगा। उस केस में अगर z में फ्रैक्शनल चेंज लिखना है तो डेल्टा z/z डायरेक्ट लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हटा देंगे। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है तो इसे हटा दिया, ये जो पावर होगी ना वो बाहर आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो ये बाहर आ गया पावर। x में होने x है तो x का फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा x/x। सेम तरीके से y⁴b है तो b को बाहर किया, y है तो y में फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा y/y। ये z में फ्रैक्शनल चेंज आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका यूज जैसे मान लो एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बच्चे πr²L, सिलेंडर का वॉल्यूम हो πr²L हो गया, r रेडियस है, L लेंथ है। मान लो सिलेंडर की रेडियस भी चेंज हो रही है, उसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो अगर रेडियस और लेंथ दोनों चेंज हो रहे हैं और तो वॉल्यूम चेंज होना ही होना है। स्मॉल चेंजेस की अगर बात करो तो फ्रैक्शनल चेंज अगर लिखेंगे, स्मॉल चेंज के केस में ही हम फ्रैक्शनल चेंज की बात करेंगे,
तो वॉल्यूम में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज होगा बच्चे डेल्टा वी बाई वी। पाई कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया, आर की पावर 2 है, आर स्क्वायर है, तो ये पावर बाहर आएगी, 2 बाहर चला गया। आर में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा आर बाई आर प्लस एल कांस्टेंट, एल भी वेरिएबल है, एल की पावर 1 है, तो 1 बाहर आएगा, तो 1 बाहर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज आएगा डेल्टा एल बाई एल। ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज आ गया। सेम तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर स्फेयर लेते हो तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है बच्चे 4π/3 r³। अगर स्फेयर की रेडियस किसी वजह से चेंज करते हो ना तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। और स्मॉल चेंजेस के लिए फ्रैक्शनल चेंज लिख सकते हैं। तो स्मॉल चेंजेस के लिए स्फेयर के वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज होगा बच्चे डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू 4π/3 कांस्टेंट है, छोड़ दो, r³ बचा, r³ का मतलब 3 बाहर आ जाएगा और रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज आएगा डेल्टा आर बाई आर। यह स्फेयर के वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज आ गया। इसका यूज करके कहीं ना कहीं सवाल पूछ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, अगर फ्रैक्शनल चेंज समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल है बच्चे, मान लो अपने पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, पूरी लैंग्वेज ना लिखा करके डायग्राम बना के समझा देता हूँ। एक सिलेंड्रिकल वायर है, इस पर हमने फोर्स वगैरह लगाया। फोर्स कैसे लगाना है अब तुम्हारी मर्जी, ठीक है। कैसे लगा गया, मान लो हमने समझने के लिए ऐसे फोर्स लगा दिया दोनों तरफ से। इसकी लेंथ है, इसकी रेडियस भी होगी। अब फोर्स लगा के खींचोगे ना इस वायर को, तो वायर को जब खींचेंगे बच्चे तो लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगी तो एक्चुअल में अगर बात करो तो इसकी थिकनेस कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है। तो वायर की लेंथ अगर बढ़ाओगे ना तो उसकी थिकनेस कम होगी, पतला होगा। तो सवाल में दे रखा है कि सुटेबल कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से पता चला कि इस वायर की लेंथ में होने वाला चेंज, फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा एल बाई एल, ये दे रखा है 0.2% है। 0.2%, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, थोड़ा सा होता है। 0.2% लेंथ चेंज हुई, रेडियस भी थोड़ी सी चेंज होगी। रेडियस में होने वाला चेंज बहुत स्मॉल होता है, इन जनरल हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके पिछले वाले सवाल में कहीं हमने कंसीडर नहीं किया था कि वायर की लेंथ बढ़ी तो रेडियस भी घटी। रेडियस में होने वाला चेंज बहुत स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन मान लो सवाल पूछने वाले ने दे दिया, जब तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो रेडियस में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज है बच्चे डेल्टा आर बाई आर, इसकी वैल्यू दे रखा है 0.002%। ये बहुत ही स्मॉल है, ये आएगा बच्चे 0.002%। तो फोर्स लगाया तो स्ट्रेस आया, स्ट्रेन आया, ठीक है। इसमें लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज नहीं दिया है और वॉल्यूम में दे रखा है। सिलेंडर के वॉल्यूम में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज दे रखा है, मैंने गलत लिख दिया था। सिलेंडर के वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज दे रखा है डेल्टा वी बाई वी 0.2%। रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज है 0.002%। जिस मटेरियल का ये वायर बना हुआ है उस मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है बच्चे 2 × 10⁻11। SI सिस्टम में इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तब हमसे पूछा गया है कि इसमें कितना लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा। वायर पे फोर्स लगाया, एलोंगेशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज है, रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज मालूम है। ये जो रेडियस आर है, सर्कुलर हिस्से की रेडियस आर, तो हमें यंग्स मॉडुलस दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वैल्यू बताओ। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है बच्चे, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना होता है डेल्टा एल बाई एल। वाई मालूम है, स्ट्रेस पूछा है तो ये वाला टर्म पूछा है, वाई मालूम है। अगर कहीं से कुछ जुगाड़ करके डेल्टा एल बाई एल आ गया तो अपने आप स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। और डेल्टा एल बाई एल निकालें कैसे, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, सिलेंडर का वॉल्यूम भी होता है πr²L। अब यहाँ पे अगर स्मॉल चेंजेस की बात करो, देखो ना वॉल्यूम में चेंज बहुत स्मॉल है, 0.2% है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। रेडियस में 0.002% का चेंज है, तो ये चेंजेस बहुत स्मॉल हैं। और बहुत स्मॉल हैं तो डायरेक्ट फ्रैक्शनल चेंज से काम कर सकते हो। तो वॉल्यूम में अगर होने वाला फ्रैक्शनल चेंज लिखोगे तो डेल्टा वी बाई वी, पाई कांस्टेंट है छोड़ दिया, आर स्क्वायर है, आर की पावर 2 है तो पावर बाहर आएगी, अभी लिखा भी था 2 × डेल्टा आर बाई आर, प्लस लेंथ में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा एल बाई एल। यहाँ पे वॉल्यूम में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज सवाल के हिसाब से 0.2% है, तो ये बच्चे 0.2%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो बाई 100 हो गया, इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा आर बाई आर 0.002% है,
तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू 0.002% का मतलब बाई 100 प्लस आगे आएगा बच्चे डेल्टा एल बाई एल। यहाँ सब कैलकुलेशन देख लेना, डेल्टा एल की बाई एल की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको ला के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डेल्टा एल बाई एल आ गया, यही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का काम करेगा। डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू यहाँ से ले जाके यहाँ पे पुट कर देना, यंग्स मॉडुलस मालूम है, डेल्टा एल बाई एल मालूम है, तो फोर्स अपॉन एरिया यानी स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। आई होप आगे आप कैलकुलेशन कर लोगे, इसे चेक कर लेना। कभी कभार इसका यूज करके सवाल पूछ लेते हैं। एक बार इस फेयर का सवाल पूछा था, जो अगला सवाल बता रहा हूँ ना मेंस में आ चुका है। सवाल क्या है देखना, एक वेसल है, वेसल बोल सकते हो, कंटेनर बोल सकते हो, इसके अंदर एक स्फीयर रख दिया, सॉलिड स्फीयर है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, और इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड है, वाटर ले सकते हो, कोई दूसरा भी लिक्विड हो सकता है। सवाल में दे रखा है कि यहाँ पे इस तरीके से पूरा भरा हुआ है लिक्विड, पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा स्फीयर है क्या कि चारों तरफ से प्रेशर तो लग रहा होगा लिक्विड की वजह से, प्रेशर लगता नहीं है, होता है प्रेशर होगा, उस प्रेशर की वजह से स्फीयर पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा। बल्क मॉडुलस की बात किया था हमने, तो ऑलरेडी इसका अगर हवा में रखते हो तो एयर के रिस्पेक्ट में जब पानी में ले गए होगे तो प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम कम हुआ होगा, वो सब कम होने के बाद रेडियस कुछ रही होगी। ये स्फीयर ऐसे था, अभी तक की कोई बात नहीं हो रही है, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। इसके बाद सवाल में दे रखा है, पहली बात तो इसके मटेरियल का बल्क मॉडुलस दे रखा है, स्फीयर के मटेरियल का बल्क मॉडुलस, चाहे बी लिखो या के लिखो बात एक ही है, बल्क मॉडुलस दे रखा है बच्चे के है। सवाल के हिसाब से हमने क्या किया, ये इस पिस्टन के ऊपर, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, इस पिस्टन के ऊपर एक एक्स्ट्रा मास रखा, एक ब्लॉक ले जाके रख दिया, और इस ब्लॉक का मास m है, ये अलग से रखा जा रहा है, पहले ये ब्लॉक नहीं था, बस ये सिचुएशन थी। हमने क्या किया, अलग से इस ब्लॉक को ले जाके यहाँ पे रख दिया। अगर इस पिस्टन के ऊपर ब्लॉक को ले जाके अलग से रखोगे तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर इस ब्लॉक को हमने एक अलग से रखा तो इसके रेडियस में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, इस ब्लॉक के रखने की वजह से स्फीयर की रेडियस में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, ये बताओ। इस सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे बच्चे ना, कि ये तो हमको पता है कि अगर हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा मास रखा, ये भी रखने के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो करना क्या, पिस्टन और ब्लॉक, पिस्टन के मास से कोई मतलब नहीं है, पिस्टन मासलेस ले लो, या मास होगा भी तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इस एक्स्ट्रा मास से मतलब है। एक्चुअल में क्या है कि पिस्टन और ब्लॉक दोनों को मिलाकर सिंगल सिस्टम ले लो, ये ले लिया पिस्टन, इसके ऊपर रख दिया बच्चे ब्लॉक, ब्लॉक का मास m है, दोनों को सिस्टम ले लिया, हमने एक्स्ट्रा मास m रखा है, यहाँ पे नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा m इंटू जी, अभी भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है, तो इस एक्स्ट्रा वेट mg को बैलेंस करने के लिए ये जो लिक्विड है जो इस पिस्टन के कांटेक्ट में है, पिस्टन के कांटेक्ट में जो नीचे वाला लिक्विड है, ये लिक्विड इस पिस्टन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स। पहले तो पिस्टन पे फोर्स लग रहा होगा लिक्विड की वजह से, कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, ब्लॉक के रखने के बाद क्या एक्स्ट्रा होगा वो देखना है। तो ब्लॉक के रखने के बाद अगर एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा, इस mg को बैलेंस करने के लिए लिक्विड को एक एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा F, और हमको पता है कि जो लिक्विड का फोर्स होता है वो प्रेशर की वजह से लगता है, तो फोर्स हो जाएगा बच्चे F इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। सवाल में दे रखा है ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, ये क्वेश्चन में गिवन है यार, पिस्टन की एरिया ए गिवन है सवाल में, तो लिक्विड अगर एक्स्ट्रा फोर्स mg आया, इसको बैलेंस करने के लिए लिक्विड एक्स्ट्रा फोर्स F लगाएगा ऊपर, और एक्स्ट्रा फोर्स का मतलब लिक्विड का फोर्स प्रेशर की वजह से लगता है, तो लिक्विड में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ेगा, और उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से ये फोर्स F लगेगा, और ये फोर्स इस mg को बैलेंस करेगा। तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करोगे तो F इक्वल टू mg, F का मतलब प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू हो गया mg, यहाँ से अगर प्रेशर निकालो ना तो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी बच्चे mg बाई ये लिक्विड में एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, मतलब लिक्विड का प्रेशर इतने अमाउंट से इंक्रीज करेगा। और आज वो फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा बेसिक आता होगा, अगर लिक्विड का प्रेशर किसी भी एक पॉइंट पे हमने किसी अमाउंट से चेंज किया, तो लिक्विड की खास बात ये होती है कि लिक्विड के हर एक पॉइंट का प्रेशर सेम अमाउंट से इंक्रीज कर जाएगा।
तो अगर लिक्विड का प्रेशर P इक्वल टू mg बाई एरिया अमाउंट से कहीं भी बढ़ गया तो लिक्विड के हर एक पॉइंट का प्रेशर ना सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या, जब ये ब्लॉक नहीं था तो भी यहाँ प्रेशर था, प्रेशर की वजह से स्फीयर पे चारों तरफ फोर्स लग रहा था। इस ब्लॉक के रखने की वजह से लिक्विड का प्रेशर इतने अमाउंट से इंक्रीज कर गया और हर जगह का प्रेशर इंक्रीज किया, तो हर जगह से इस स्फीयर पे चारों तरफ से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से। यानी अब क्या होगा बच्चे, इस स्फीयर पे ना लिक्विड के एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगेगा और चारों तरफ से, और जब और एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे तो इसमें और कॉम्प्रेशन होगा तो इसकी रेडियस और भी कम होगी। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से बल्क मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे। स्ट्रेस की वैल्यू होती है F अपॉन एरिया इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है बच्चे डेल्टा V बाई V। F बाई A प्रेशर कहलाता है लिक्विड या गैस के लिए, तो F बाई A का मतलब हो गया प्रेशर P। ये कौन सा प्रेशर, एक्स्ट्रा वाला प्रेशर जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होगा। ये एक्स्ट्रा प्रेशर आया, इसकी वजह से कितना वॉल्यूम चेंज होगा उसको कंसीडर करके आंसर देना है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर P हो गया बल्क मॉडुलस B इंटू हो गया बच्चे डेल्टा V बाई V। अब हमने एक्स्ट्रा प्रेशर कैलकुलेट कर रखा है, mg बाई A होगा, तो प्रेशर की जगह पुट कर देना mg बाई एरिया, बल्क मॉडुलस B है, B का काम कौन करेगा K इंटू डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V एक से डिवाइड कर देना, तो यहाँ से जो डेल्टा V बाई V है ना, डेल्टा V बाई V हो जाएगा बच्चे mg बाई K इंटू एरिया। ये तो वॉल्यूम में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज आ गया, लेकिन वॉल्यूम में नहीं पूछा है, पूछा किस में है, रेडियस में। इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, स्फीयर है तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है 4 पाई बाई 3 r क्यूब। फिर से स्मॉल चेंजेस की ही बात हो रही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता यहाँ पे इलास्टिसिटी में भी। तो वॉल्यूम में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा V बाई V, 4 पाई बाई 3 कॉन्स्टेंट है, हटा दो, r क्यूब है तो पावर बाहर आएगी, 3 टाइम्स डेल्टा r बाई r। तो डेल्टा V बाई V की जगह पुट कर देना 3 टाइम्स डेल्टा R बाई R। तो डेल्टा V बाई V बन गया बच्चे 3 टाइम्स डेल्टा R बाई R। ये किसके बराबर हो गया, mg अपॉन K इंटू एरिया के। हमसे पूछा गया रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज बताओ, तो डेल्टा R बाई R चाहिए तो 3 को राइट में ले जाएंगे, तो डेल्टा R बाई R की वैल्यू हो जाएगी बच्चे mg बाई 3K इंटू एरिया। ये फाइनल आंसर है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, और ये सवाल आ चुका है, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, देख लेना एक्स को। ये तो थी कहानी बच्चे कुछ कैलकुलेशंस की, एनर्जी कैलकुलेशन, एलोंगेशन। अब इलास्टिसिटी में ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें अभी बाकी हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। एक तो बेसिक होता है ग्राफ होता है, कर्व होता है, जिसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोला जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है वो देख लेते हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें इसको याद रखना, जो चीज़ें बता रहा हूँ। किया क्या गया कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए एक वायर लिया, उस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाओगे तो उसमें इंटरनल फोर्स डेवलप होंगे, तो उसमें स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा तो उसमें एलोंगेशन होगा, एलोंगेशन होगा तो उसी को वहाँ से स्ट्रेन निकालेंगे। तो फोर्स लगाया, स्ट्रेस कैलकुलेट किया, स्ट्रेन कैलकुलेट किया, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को लिया, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को लिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। अलग अलग मटेरियल के लिए ग्राफ अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। मैं एक जो ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ ना, जिसको हम सीखेंगे मिलके, वो स्टील वायर के लिए कर लेते हैं। तो बोलते हैं बच्चे इसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। किसके लिए, स्टील वायर के लिए। मतलब हमने क्या किया, एक थिन स्टील वायर लिया, एक स्टील का वायर ले लिया, समझने के लिए एक एंड को फिक्स कर दिया, दोनों इस तरफ एक फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाओगे तो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन आएगा, एलोंगेशन भी होगा। और ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया कुछ ऐसे। यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ले लिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया बच्चे स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन होगा, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे ले लिया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेस। अब ग्राफ अपनी तरफ से नहीं ड्रॉ कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेटिव है, ये तो हमको याद रखना होगा। क्वेश्चन पूछने वाले को अगर क्वेश्चन पूछना है तो ग्राफ बना देगा, ठीक है। ये ग्राफ गिवन है। ये जब ग्राफ ड्रॉ किया गया ना स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो पता चला कि कुछ दूर तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन था ऐसा,
फिर उसके बाद ये आया बच्चे कर्व ऐसा, फिर उसके बाद फिर से कर्व कुछ इस टाइप का ऐसा ऐसा। अलग अलग मटेरियल के लिए ग्राफ अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। हमने एक स्टील का एग्जांपल लिया, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहली बात तो ग्राफ ऐसा है, क्यों ऐसा है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से आया है। मटेरियल चेंज करोगे तो ग्राफ चेंज हो जाएगा। ये ग्राफ अगर ऐसा है तो इसमें क्या क्या सीख सकते हैं वो हमें देखना है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ओरिजिन ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, यहाँ पे ले लिया बच्चे पॉइंट कोई बी, यहाँ पे ले लिया पॉइंट सी, हाईएस्ट पॉइंट का नाम दे दिया डी, यहाँ पे ले लिया पॉइंट ई। है क्या? ये जो पॉइंट ए है ना, पहले नाम सब लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा, बाद सारी बातों को समझा दूंगा। यहाँ पे जो पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ये कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। ये जो पॉइंट बी है ना, इस पॉइंट बी को बोला जाता है यील्ड पॉइंट। ये कहलाता है बच्चे यील्ड पॉइंट। पॉइंट डी हाईएस्ट पॉइंट है। ये जो पॉइंट ई है ये कहलाता है ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। पहले नाम लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ, समझते हैं उसको। फ्रैक्चर पॉइंट या कहीं कहीं लोग इसको ब्रेकिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ब्रेकिंग मतलब वायर यहाँ जाकर टूट जाता है इस सिचुएशन में, ये कहलाएगा बच्चे ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट बी है यील्ड पॉइंट, इसके करेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू आएगी, स्ट्रेस का सिंबल यूज कर लेते हैं सिग्मा। यील्ड पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगी इसका नाम दे दिया बच्चे सिग्मा वाई। ये हाईएस्ट पॉइंट है डी। हाईएस्ट पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा ना, इसका नाम दे दिया बच्चे सिग्मा यू। सिग्मा यू है, सिग्मा यू ले लिया। सिग्मा वाई यील्ड पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है, तो सिग्मा वाई को बोला जाता है यील्ड स्ट्रेंथ। ये कहलाता है बच्चे यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ। हाईएस्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो जो सिग्मा यू है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इसको बोलते हैं बच्चे अल्टीमेट या टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट या टेंसाइल स्ट्रेस या स्ट्रेंथ, जो भी बोल लो, स्ट्रेस या स्ट्रेंथ बोल सकते हो। इसके अलावा ये ब्रेकिंग वाला पॉइंट है। अब जरा इसको समझते हैं, सारे पॉइंट का नाम तो मैंने लिख दिया, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ओरिजिन से लेके पॉइंट ए तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब ये जो स्ट्रेस है ना स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओ से ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होने का मतलब बच्चे हुक्स लॉ यहाँ पे वैलिड है। वायर के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मौजूद है, प्रेजेंट है। तो ओ से ए के बीच में ये जो वायर है ना इलास्टिक बिहेवियर को शो करेगा, और यहाँ पे हुक्स लॉ भी वैलिड होगा। ये पॉइंट ए तक कहानी होगी। ए तक ग्राफ लीनियर है, इसलिए पॉइंट ए को नाम दे दिया गया प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ तक ग्राफ लीनियर होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। इसके आगे देखो तो ग्राफ कर्व हो गया। कर्व होने का मतलब बच्चे अब स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी अब यहाँ आगे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। पॉइंट बी जो है ना उसका नाम है यील्ड पॉइंट। तो ए और बी के बीच में ग्राफ कर्व है, यानी यहाँ हुक्स लॉ तो वैलिड नहीं है। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे जैसे इस ग्राफ में ऊपर जाओगे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। ओरिजिन पर स्ट्रेस 0, स्ट्रेस हम बढ़ाते गए, स्ट्रेन बढ़ता गया। ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल था, हमने स्ट्रेस को और बढ़ाया। स्ट्रेस को अगर और बढ़ाओगे तो ग्राफ में और ऊपर जाना होगा, तो स्ट्रेस और बढ़ाओगे तो स्ट्रेन और बढ़ेगा। तो ए से बी तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन अगर बी तक हमने स्ट्रेस को बढ़ाया और फिर से फोर्स को हटा के स्ट्रेस को 0 कर दिया, तो जब आप फोर्स को बढ़ाते जाओगे, स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे, तो बी तक स्ट्रेन भी बढ़ेगा, वायर में एलोंगेशन और बढ़ेगा, स्ट्रेन और बढ़ेगा। लेकिन बी पे अगर हमने फिर से फोर्स को 0 कर दिया तो स्ट्रेस 0,
तो फोर्स हटा लिया तो वायर कंप्लीटली अपनी पुरानी लेंथ पे वापस आ जाता है, मतलब उसमें कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस पॉइंट बी का नाम इसकी वजह से दिया गया यील्ड पॉइंट। और ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने पॉइंट बी पे जाके स्ट्रेस को जीरो किया तो वायर कंप्लीटली अपनी पुरानी लेंथ पे वापस आ जाएगा, उसमें कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। इस पॉइंट को नाम दिया बी यानी यील्ड पॉइंट। अब अगर हमने स्ट्रेस को और बढ़ा दिया तो ग्राफ में और ऊपर चले जाएंगे। जब ऊपर जाओगे तो ग्राफ अब आगे फिर से कर्व है तभी भी हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। तो अब ऊपर हुक्स लॉ तो वैलिड नहीं है, लेकिन स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। लेकिन अब बी के ऊपर कहीं पॉइंट सी पे ले जा करके अगर स्ट्रेस को जीरो करते हो ना, तो अब क्या होगा कि वायर कंप्लीटली अपनी पुरानी लेंथ पे वापस नहीं आएगा, कुछ न कुछ इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। जैसे शुरुआत में रबर का एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट लेक्चर में कि रबर को हल्का सा खींच के छोड़ो तो वापस आ गया पुरानी लेंथ पे, एक लिमिट से ज़्यादा कई बार खींच दो तो उसकी लेंथ परमानेंटली कुछ न कुछ बढ़ जाती है, तो कुछ न कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, वो इसके ऊपर होगा। यानी बी तक तो ठीक है, बी तक कितना हो स्ट्रेस बढ़ाओ, यहाँ पे हुक्स लॉ भले वैलिड नहीं है, छोड़ दोगे तो अपनी पुरानी लेंथ पे वापस आ जाएगा। हमने स्ट्रेस को और बढ़ा दिया तो पॉइंट सी पे ले जा करके अगर कहीं तुमने वापस फोर्स को जीरो किया, तब उस केस में क्या होगा बच्चे, वायर पूरी तरह से अपनी पुरानी लेंथ पे वापस नहीं आएगा, कुछ न कुछ इसमें डिफॉर्मेशन रह जाएगा, मतलब वायर की लेंथ परमानेंटली कुछ न कुछ इंक्रीज कर जाएगी, तो उसी को परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ग्राफ में इसको कहीं के लोग ऐसे शो कर देते हैं, यहाँ ऐसे ला दिया, इस पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग अगर पॉइंट सी से स्ट्रेस को जीरो किया तो वायर वापस तो आएगा, लेकिन अपनी पुरानी लेंथ पे कंप्लीटली वापस नहीं आ जाएगा, कुछ न कुछ इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा, कुछ न कुछ स्ट्रेन परमानेंट रह जाएगी, यानी डेल्टा एल परमानेंट रह जाएगा तो लेंथ परमानेंटली कुछ न कुछ बढ़ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेस देन 1% होता है, लेस देन 1%, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेस देन 1%, इसी को बोला जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये कहलाता है बच्चे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी का थोड़ा सा नाम लिया था ना, ये उतना याद होगा तुम्हें, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या परमानेंट सेट भी लोग बोलते हैं, या परमानेंट डिफॉर्मेशन बोल दो, बात एक ही है। परमानेंट सेट, परमानेंट सेट, परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लेंथ परमानेंटली कुछ न कुछ बढ़ गई। अब उसके बाद फिर से क्या हुआ कि हमने स्ट्रेस को और बढ़ाया, तो यहाँ से ओरिजिन से सी तक जाने में देखो हमने स्ट्रेस को जीरो से यहाँ तक पहुँचा दिया, स्ट्रेस को बच्चे जीरो से बढ़ा के यहाँ तक पहुँचा दिया, तो इसमें एलोंगेशन या स्ट्रेन कुछ यहाँ से यहाँ तक आया सी के करस्पॉन्डिंग। लेकिन इसके आगे सी से ऊपर जाओ ना, तो सी के ऊपर ओ से सी तक तो इतना स्ट्रेस बढ़ाया, सी के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, तो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने के बावजूद भी जो आगे स्ट्रेन है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट से बढ़ गई। तो इस एक लिमिट के बाद स्ट्रेस जैसे बढ़ाते हो तो स्ट्रेन और तेज़ी से बढ़ती है, ये स्ट्रेन और तेज़ी से बढ़ेगा, फिर बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, वो पॉइंट डी होगा। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेन बढ़ती गई, वायर की लेंथ बढ़ती गई। उसके बाद क्या होता है, आगे के ग्राफ का मतलब ये है कि अगर स्ट्रेस को थोड़ा कम भी किया, थोड़ा घटाया भी, उसके बावजूद भी स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक लिमिट के बाद वायर क्या होगा, टूट जाएगा। यहाँ पे जाके वायर टूट जाता है, इस पॉइंट को नाम दिया गया फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगी ना, उस स्ट्रेस को बोलेंगे बच्चे ब्रेकिंग स्ट्रेस, सिग्मा बी, ब्रेकिंग स्ट्रेस। और जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल च्युइंगम होता है, खींचो लेंथ बढ़ती गई, एक लिमिट के बाद कम मेहनत भी करोगे तो अपने आप लेंथ बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, टूट जाता है। कुछ वैसा ही है, समझने के लिए यूज कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा एक आध पॉइंट और रह गया है, एक चीज़ और होता है, आई होप तुमने मटेरियल का नाम सुना होगा। दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है डक्टाइल, दूसरा होता है ब्रिटल। दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक को बोलते हैं बच्चे ब्रिटल मटेरियल, दूसरे को बोलते हैं डक्टाइल। ब्रिटल का मतलब जो जल्दी टूट जाए, डक्टाइल का मतलब जिसको फोर्स लगाओ तो ज़्यादा खींचे उसके बाद टूटे। तो जैसे ब्रिटल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बिस्किट है, हालांकि उसको जब खींचोगे तो उसमें तो पता भी नहीं चलेगा कि उसमें कुछ एलांगेशन हुआ भी, तुरंत टूट गया, ठीक है।
और डक्टाइल का मतलब जो ज़्यादा खींच के टूटे। सबसे अच्छा एग्जांपल बेसिक समझने के लिए च्युइंगम हो गया, खींचोगे तो उसकी लेंथ खूब बढ़ती जाएगी, एक लिमिट के बाद जाके टूटेगा। तो ब्रिटल मटेरियल को समझने के लिए एक समझने का तरीका है, एग्जांपल बिस्किट हो गया जो जल्दी टूट जाए। डक्टाइल के लिए जो पूरा खींच के टूटे तो च्युइंगम हो गया, खींचेंगे तो पूरी लेंथ बढ़ेगी, उसके बाद एक लिमिट के बाद टूटता है। तो जो जल्दी टूटेगा उसका ये वाला हिस्सा बहुत कम होगा, यानी एक लिमिट तक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी थी, उसके बाद तुरंत टूट गया। ठीक है, तो जो ब्रिटल मटेरियल होगा उस मटेरियल के लिए ये वाला हिस्सा जो ज़्यादा खींचने वाला है ये बहुत कम होगा। ठीक है, यानी पॉइंट बी और पॉइंट ई बिल्कुल पास पास होंगे। तो अगर ब्रिटल मटेरियल के लिए बात करें ना तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास होंगे, मतलब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म होते ही थोड़ा भी एक्स्ट्रा खींचा तो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो ब्रिटल के लिए हो गया। डक्टाइल के लिए ये खींचने वाला हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, तो यानी ये वाला पूरा एक्स्ट्रा खींचने वाला पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए बच्चे पॉइंट बी और पॉइंट ई दूर दूर होंगे, फार अपार्ट होंगे जिसको बोलते हैं। ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें थी। एक और 6-1 आध फार्मूले हैं जिसको याद रखना, कभी कभार लोग दे देते हैं टर्म, मेरे हिसाब से तुमने सुना होगा। एक टर्म यूज किया जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है बच्चे 1 बल्क मॉडुलस। ये होता है 1 बल्क मॉडुलस। कभी कभार सवाल में क्या होते हैं, रेयर केस में ज़रूरत कभी पड़ सकती है, फार्मूला याद रखना। कभी कभार क्या करते हैं, बल्क मॉडुलस ना दे करके कॉम्प्रेसिबिलिटी दे देगा सवाल में, तो बल्क मॉडुलस की ज़रूरत होगी तो क्या होगा, जब फार्मूला यूज कर लेंगे उल्टा कर देंगे तो बल्क मॉडुलस आ जाएगा। इसके अलावा एक टर्म और यूज किया जाता है, वो होता है बच्चे पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है इसको समझने के लिए, मान लो अपने पास एक वायर है, ये वायर ले लिया, इस वायर की ओरिजिनल लेंथ L है और ये जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया बच्चे R है। कुछ सिलिंड्रिकल वायर था, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R था, ओरिजिनल लेंथ L थी। हमने दोनों तरफ फोर्स लगा के खींचना शुरू किया। फोर्स लगा के खींचोगे ना तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, दोनों तरफ फोर्स लगा के जब खींचोगे ना तो इसकी लेंथ बच्चे एक्चुअल में बढ़ेगी। लेंथ L थी पहले, बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो गई, दोनों तरफ फोर्स लगा दिया तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई, L से L प्लस डेल्टा L हो गई। एक्चुअल में अगर बात करो तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो उसकी थिकनेस घटेगी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, डिक्रीज होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो इसकी रेडियस कम होगी। पहले रेडियस R थी तो थोड़ा पतला हो गया वायर तो रेडियस डेल्टा R कम हो गई, तो फाइनल रेडियस हो गई R माइनस डेल्टा R। इनिशियल लेंथ L थी, रेडियस स्मॉल R थी, फोर्स लगा के खींचा, स्ट्रेच किया, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया को कम करना पड़ेगा, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रह पाएगा। तो एरिया को कम करने का मतलब रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, कम होगा, R से घट के R माइनस डेल्टा R हो गया। तो जो पॉइजन्स रेशियो है ना, इस टर्म को डिफाइन किया गया, बस फार्मूला याद रखना। पॉइजन्स रेशियो होता है बच्चे, पॉइजन्स रेशियो ये होता है डेल्टा R बाई R अपॉन होता है डेल्टा L बाई L, डेल्टा R बाई R अपॉन डेल्टा L बाई L। डेल्टा R बाई R को बोलते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ये कहलाता है बच्चे ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ये कहलाएगा ट्रांसवर्स स्ट्रेन, अपॉन डेल्टा L बाई L कहलाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये रेशियो कहलाता है पॉइजन्स रेशियो। डेल्टा L बाई L तो बहुत शुरू से ही देखा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाता है, लेंथ के लॉन्ग चेंज आता है। जो डेल्टा R बाई R है ट्रांसवर्स है, मतलब ये रेडियस ऐसे चेंज हो रही है, फोर्स ऐसे लगा के खींचा, लेंथ ऐसे बढ़ी और एरिया उसके परपेंडिकुलर है, तो उसके परपेंडिकुलर वाली एरिया कम हो रही है, रेडियस कम हो रही है, उसके बेसिस पे बोल दिया ट्रांसवर्स स्ट्रेन डेल्टा R बाई R। ये फार्मूला याद रखना, इससे ज़्यादा इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। स्पेशली कभी पॉइजन्स रेशियो दे के पूछ ले तब ये सब करेंगे, नहीं दिया तब उसको हमें कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक कॉम्प्रेसिबिलिटी हो गई। तो इस तरीके से बच्चों ना ये चैप्टर ख़त्म हो गया और इलास्टिसिटी यहाँ कंप्लीट हो गया। 2 लेक्चर थे, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर मिला के उसको अच्छे से कर लेना, और आई होप इतना अगर कर लिया ना तो मेंस लेवल की चीज़ें आराम से हो जाएंगी। इसको करने के बाद एक बार PYQ जरूर सॉल्व कर लेना,
क्योंकि अच्छा स्कोर करने के लिए PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, कर लेना, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और इसी सीरीज में आगे और भी टॉपिक हैं, कैलोरीमेट्री है, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफ़र है, कंडक्शन रेडिएशन हो गया, उसके अलावा केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स है। लेकिन सीक्वेंस को थोड़ा चेंज करते हुए मैं पहले पढ़ाऊँगा थर्मोडाइनमिक्स। तो जो भी अगला लेक्चर होगा 1-2 दिन बाद, जो भी सीरीज में आगे की जो लेक्चर होंगे ना, उसमें बच्चे पहले कंप्लीट करेंगे हम थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी टॉपिक उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई आप अच्छे से करते रहिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।